नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बोर्ड पर हंगामा, त्रिवेंद्र निशाना। उत्तराखंड में एक बार फिर से चार धाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल तीर्थ पुरोहितों की ओर से लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है और लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। इसको देखते हुए सीएम धामी ने कुछ दिनों पहले तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें 30 सितंबर तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ के साथ ही बाजार बंद कर दिए हैं। इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पंडा पुरोहितों ने उनका विरोध किया और उन्हें केदारनाथ धाम में दर्शन नहीं करने दिए गए। वहीं पंडा पुरोहितों के विरोध के बीच 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम आ रहे हैं। उनके आगमन से पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी से राज्य सरकार परेशान है। हालांकि सीएम धामी जल्द समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड पर चिड़ीरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके विरोध में लगातार तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को देखते हुए 11 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी की तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर से पहले कोई सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय न लिए जाने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। यही वजह है कि गंगोत्री यमुनोत्री में पूजा पाठ और बाजार को बंद कर तीर्थ पुरोहितों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि फिलहाल सरकार अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन नहीं कराने दिए गए हैं और उनको वापिस धक्का भी दिया गया है। क्या देवस्थानम बोर्ड को वापिस लिया जाएगा कि उसमें कार्रवाई किया? हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ रही है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। सीएम साहब, सैनिक स्कूल के लिए आपने एक करोड़ घोषणा की है, क्या कुछ कहेंगे? सैनिक स्कूल बनेगा जखोली में। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों खत्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश के बीच केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध किया। विरोध के कारण वे दर्शन भी नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र बिना दर्शन के ही वापस लौट गए, जबकि भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विरोध के बीच दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में मंगलवार को दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का तीर्थ पुरोहितों ने करीब 2 घंटे विरोध किया और काले झंडे भी दिखाए। वहीं कांग्रेस ने देवस्थानम बोर्ड के बहाने सरकार को घेरा है। साथ ही ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। केदार ओम नमः शिवाय, जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं और डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री जी हैं, उनको भी यहाँ पे वार्ता चल रही है, उनको भी केदारनाथ से भगा देंगे। ये पाप हैं और इन पापों का प्रायश्चित और इन पापों का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। उनकी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका हल, इसका निरस्तीकरण अक्टूबर के अंतिम दिन तक कर लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक
मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ बातें की हैं, इस पर काम कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बातें करते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और वहां पर तीर्थ पुरोहितों का और अन्य हकूकधारियों का गुस्सा फूटना लाजमी है। मुझे तो चिंता है इस बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं, उनके आगमन पर कहीं हकूकधारी और हमारे तीर्थ पुरोहित जो इतने परेशान हैं, कहीं उस दिन उनका भारी गुस्सा न फूटे। मुझे चिंता है इस बात की। तो सरकार को समय लेते, जो समय सीमा उन्होंने तय की थी, उस सीमा के भीतर उनको निर्णय लेना था। लेकिन ये अकर्मण्य सरकार है, ये कुछ भी करने के इनकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो समय निकालकर बातें कर समय निकाल। कुल मिलाकर चुनावी साल में देवस्थानम बोर्ड पर मचे घमासान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखना होगा राज्य सरकार आगे देवस्थानम बोर्ड पर क्या फैसला लेती है। इनके बीच सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि उन्हें पता था कि तीर्थ पुरोहित उनका और देवस्थानम बोर्ड का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया हुआ था। ऐसे नाजुक हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत का केदारनाथ पहुंचना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को कैसे शांत करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया था कि 30 अक्टूबर तक इस पर समाधान निकलेगा और 30 अक्टूबर का समय चूंकि बीत चुका है, तो अब कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भी दिखने लगा है और विपक्ष ने भी इसे आड़ो हाथों लिया है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुकी हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से तरीके। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड पर हंगामा, त्रिवेंद्र निशाना। उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है और लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। इसको देखते हुए सीएम धामी ने कुछ दिनों पहले तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें 30 अक्टूबर तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ बंद कर दिए हैं। और इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पर पंडा पुरोहितों ने उनका जमकर विरोध किया, साथ ही साथ उन्हें दर्शन करने भी नहीं दिए गए। वहीं पंडा पुरोहितों के विरोध के बीच 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम आ रहे हैं। उनके आगमन से पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी से राज्य सरकार परेशान है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। और सबसे पहले सुजाता पॉल जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं इतने लंबे समय से और लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है, आपके पास मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि हरीश रावत लगातार इस बात को कहते आए हैं कि जैसे उनकी सरकार बनेगी वो पहला काम इस बोर्ड को भंग करने का करेंगे। केवल हरीश रावत जी नहीं, हमारी पूरी पार्टी इसमें एक मत है। हरीश रावत जी हो, गणेश गोदियाल जी हो, देवेंद्र यादव जी हमारे प्रभारी हो, प्रीतम सिंह जी हो, सबके बयान आप देख लीजिए। हर एक ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होगा और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कानून लाते हैं तो लोगों के लिए लाते हैं और अगर तीर्थ पुरोहितों को कोई नाराजगी है तो सबसे पहले तो उनसे बातचीत करी जानी चाहिए थी। बिना उनसे बातचीत करे आप 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर देते हैं और ये पॉलिटिकल कंट्रोल है। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं बार बार माँ वैष्णो देवी के ट्रस्ट के बारे में, तो वहां पे महामहिम के अंडर आता है और यहाँ पर अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। तो पॉलिटिकल क्लास का क्या लेना देना होता है हमारे तीर्थ पुरोहितों के जो हक है उन पर डाका डालकर हमारे मंदिर के पैसों को वो क्या करेंगे? ये सारे सवाल है जो बहुत ही सीरियस सवाल है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो ये बता रहा है कि पंडा पुरोहितों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार कह रही थी कि खत्म हो गया आंदोलन, और ये आंदोलन ना खत्म हुआ है ना तब तक खत्म होगा जब तक जो देवस्थानम बोर्ड है वो भंग नहीं हो जाता। तो सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और क्यों जाते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि उनका विरोध हो रहा है? क्या उन्हें पता नहीं कि उनको कहा गया है कि अगर वे आएंगे तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हें
धर्म विरोधी बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वे जो भी करना चाह रहे थे, और उनके साथ तो मैंने सुना है धन सिंह रावत जी भी गए, गामा जी भी गए, तो सबको ये जो आज झेलना पड़ा है, शायद इसको ये टेस्ट करने जा रहे थे कि पंडा पुरोहित किस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले हैं प्रधानमंत्री का पिछला वाला जो विजिट था वो टाल दिया गया था, ये सोच के कि कहीं उनका विरोध ना हो जाए। तो पंडा पुरोहित अब काले झंडे भी दिखाने लग गए हैं। क्या दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना ली है, बड़ा दुखद विषय है। ठीक है सुजाता जी। उमा सिसोदिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले तो आपको क्या कुछ कहना और आपकी पार्टी का इसको लेकर क्या मत है? देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ तो आम आदमी पार्टी अपने जो हमारा मैनिफेस्टो इस समय डिजाइन हो रहा है उसमें इस बात को रखा गया है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो हम सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का एक बहुत ही बड़ा कारण हमारे पास है। आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया, आपने एक कानून बनाया, एक बोर्ड बनाया और उसको हमारे 51 जो हमारे मंदिर है उनके ऊपर थोप दिया। आपने एक बार भी उस मंदिर के हक हकूकधारी पंडा पुरोहितों से वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। और उस बोर्ड में जिसको लिया गया वो है अनंत अंबानी जी। मेरे को समझ में नहीं आता कि जब भी कोई भी पूरे देश में कहीं कोई कानून बनता है, कहीं कोई काम होता है, उसमें अंबानी और अडानी का एक रोल क्यों नजर आता है? देवस्थानम बोर्ड में भी अनंत अंबानी जी नजर आ गए। जो हमारे किसानों के लिए आपने कानून बनाया उनमें भी आपने किसी किसान संगठन से बात नहीं की और वहां पे भी अडानी अंबानी ने सोनीपत और हरियाणा में बड़ी बड़ी जमीनें खरीद के बड़े बड़े बॉक्सेस वहां पर लगा दिए अनाज के भंडारण के लिए। वहां पर भी ये दो बंधु हमेशा सामने नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार, खासतौर पे केंद्र सरकार, किस तरीके से पूरी तरह से हमारे देश के कुछ जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, जो बड़े बड़े, मैं तो प्रतिष्ठान इनको मुझे लगता है कि मेन सत्ता प्रतिष्ठान हमारे अडानी और अंबानी बंधु हो चुके हैं और हमारी पूरी सरकार इनके इशारों पर नाच रही है। तो इस तरीके से किसी भी देवस्थानम बोर्ड को आप बिना वहां के लोगों से बात किए अगर उनके ऊपर थोप देंगे तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आपको कोई कानून बनाना है, आपको कोई व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले जिन लोगों के लिए आप उस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं उनसे आपको वार्ता करना जरूरी हो जाता है। और रही बात आज जो फजीहत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कराई, तो मैं जनता पॉलिसी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सिर्फ एक ट्रायल उन्होंने लिया कि क्या अगर मोदी जी 5 तारीख को वहां आते हैं तो क्या उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जितना विरोध वहां पर इन मंत्रियों का और पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों का हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बीजेपी सरकार वहां पर प्रधानमंत्री को आने की इजाजत देगी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है एंकर महोदय कि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की जो पार्टी है वो अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहती है। और जिस तरह से पूरे देश में उन्होंने एक तरीके से समाज को बांटने की जो रणनीति चलाई हुई है उसको देखते हुए लगता है कि किस तरीके से हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी आज हिंदू जो हमारे मंदिर है उन्हीं का ही शोषण करने पर उतारू है। ठीक है उमा जी। ऐसे चीज है जिसे पूरे देश के लोगों को, खास तौर पे करोड़ों हिंदुओं का इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आपको हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी बोलती है कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, वो आज आए और देवस्थानम बोर्ड में जो अदालत हुई है उसको जरूर देखें। ठीक है कुलदीप जी, यहाँ पर आपने उमा सिसोदिया जी को भी सुना, सुजाता जी को भी सुन लिया है, सुनीता जी के पास हम चलेंगे क्योंकि जवाब उन्हीं को देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज जो हुआ, आज जो त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए गए और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर तीर्थ पुरोहितों ने उनको दर्शन नहीं करने दिया, बिना दर्शन किए उनको वापस लौटा दिया, तो जिस तरीके से विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये एक ट्रायल था क्योंकि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उन्हें ये देखना था कि क्या पंडा पुरोहित जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो वो रिएक्शन आज देखना चाह रहे थे। नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है कि एक नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, और त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उक्त बोर्ड के गठन की व्यवस्था की और उसको लागू करने में उन्होंने जो जिस तरह की उतावलापन था, जिस तरह की जल्दबाजी थी, और एक देखिए लोकतंत्र में एक बड़ी विशेषता यह है कि आप अगर सरकार कोई भी चीज कोई व्यवस्था बनाती है तो वो व्यवस्था जनहित के लिए तैयार होती है, और अगर उसमें जनता का ही सहयोग नहीं होगा, जनता का ही पक्ष नहीं सुना जाएगा तो वो व्यवस्था फिर किस। और यही पूरा कारण है कि मैंने इस विषय पर पहले भी ये बात कही थी कि
जो ये पूरा बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है, इसका विरोध के कारण क्या हैं? उन कारणों को सरकार को चाहिए था कि वो बैठ करके उन मुद्दों पर बात करती, क्योंकि जब शुरुआती दौर में इस बोर्ड के गठन की बात हुई थी और उसके बाद जब उसको लागू किया जा रहा था, तो पंडा समाज की यही बात निकल करके आ रही थी कि एक बार कम से कम हम लोगों से बैठकर बात तो कर ली जाती। और उत्तराखंड में जो 4 धाम की व्यवस्था है, जो कि उत्तराखंड के मात्र गढ़वाल मंडल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है, जो मुख्य हैं। उसके अलावा जो अन्य 51 मंदिरों को इसमें जो शामिल किया गया है, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में है, तो इस पूरी व्यवस्था में जो सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है वो इन 4 धाम से जुड़ा हुआ बोर्ड है और उनसे जुड़े हुए पंडा समाज है। क्योंकि जो धार्मिक और सनातनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में जो मंदिरों के हकूक हैं, उनके जो हमारे जो कस्टम है, कल्चर है, उससे जुड़े हुए जो हकूक हैं, उनका निर्वहन करने की पूरी जिम्मेदारी वैदिक संस्कृति भी इन्हीं पंडा समाज को देती है। और इन पंडा समाज के बीच में जब इस तरह की चीजें निकल करके आती हैं और ये विरोध निकल करके आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पंडा समाज कहीं ना कहीं समाज को दिशा निर्देशित करता है धार्मिक रूप से। तो जब वही समाज नाराज होगा, तो लोकतंत्र में सरकार के लिए ये सोचने का विषय है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय कहाँ उसमें चूक हुई और उसमें क्या सुधार किया जा सकता था और क्या नहीं किया गया। क्योंकि कभी ना कभी ये बातें निकल के आनी ही थी। और जो आज हुआ वो त्रिवेंद्र रावत के शासनकाल को पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल कुलदीप जी, और कहीं ना कहीं अभी बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो किस तरीके से वहां पर पंडा पुरोहित रिएक्ट करेंगे, या उससे पहले कि जो हाई कमेटी बनाई गई थी उसका जो परिणाम आने थे, क्या वो निकलकर सामने आ जाएंगे? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें।
हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल पर हम बात कर रहे हैं। बोर्ड पर हंगामा, त्रिवेंद्र निशाना। उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से करना शुरू कर दिया है। आज गंगोत्री धाम को बंद किया गया, साथ ही साथ व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं एकजुटता भी जो है वो भी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जब केदारनाथ धाम पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां पर पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित उन्हें दर्शन नहीं करने देते हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। ऐसे में आगे तीर्थ पुरोहितों की समस्या का समाधान होगा या फिर किस तरीके से सरकार इसे मैनेज करेगी, ये देखना होगा। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे रुख करेंगे सुनीता जी का। सुनीता जी भाजपा प्रवक्ता है। सुनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देवस्थानम बोर्ड को बनाया क्यों गया? देखिए मैम, देवस्थानम बोर्ड का जो गठन हुआ था वो इन्हीं 4 धामों को और तमाम जो हमारी 51 मंदिरों का जो उसमें है उन्हीं की आंतरिक व्यवस्था को लेकर, वहाँ की डेवलपमेंट्स को लेकर, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा में रास्तों का पुनर्निर्माण, विकास, इन सब चीजों को लेकर जो है हमने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। लेकिन अभी जिस प्रकार से सुनीता जी अपनी बात को पूरा कीजिए। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, तो मैं यही कह रही थी कि देखिए 4 धाम
बेसिकली जो डेवलपमेंट की दृष्टि से हमने इस बोर्ड का गठन किया था, यही एक रीजन था। और जहां तक हम पंडा पुरोहित की बात करें या हक हकूकदारियों की बात करें, तो उन्होंने कभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया है। और उनकी तमाम जितनी भी शिकायतें रही, चाहे उनके जो भी आग्रह रहे, उन्होंने हमेशा मोदी जी पर विश्वास जताया है। और उनका जो भी पहले जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड की बात आई और एक सुनीता जी, मेरा सवाल था देवस्थानम बोर्ड बनाया क्यों गया? मैंने देखिए पहले भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो गठन है वो इन मंदिरों की सुरक्षा से लेकर जितने भी वहाँ के डेवलपमेंट हैं, जो आंतरिक व्यवस्था है, उसको करने के दृष्टि से बनाया गया था। इसमें कोई भी राज्य सरकार का ऐसा आपको याद होगा कि अभी जब से चार धाम यात्रा खोली गई थी तब से देवस्थानम बोर्ड पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं, जो डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं, वो दिख ही नहीं रहा था कहीं पर। लोगों को समस्याएं हो रही थी, लोग दिक्कतों में थे, उनको जिनको जहां दर्शन करने थे वहां वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इस तरीके की समस्याएं हो रही थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देवस्थानम बोर्ड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी जब व्यवस्थाएं अभी भी नहीं हो रही हैं? सुनीता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। सुजाता जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देवस्थानम बोर्ड क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो बने, मगर अब देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जो मांग है उस पे भी प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहेंगे तब तक हमारा कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए भाजपा का, वो इसे भंग नहीं कर सकता। देवस्थानम बोर्ड का विरोध आज हुआ है, मगर इसमें एक इशू और भी देखने वाली बात है। कुछ आवाजें आ रही है, इसको अगर आप बंद करवा दें जी। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह दूं कि बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल टाउन बनाने की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो स्पिरिचुअल है उसको स्पिरिचुअल टाउन क्या बनाएंगे? और आपको मालूम है कि एक टनल बनाया गया था केदारनाथ का जो मंदिर है वहां से आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि तक जी। एक्सक्यूज मी। और उसमें एक प्रॉब्लम आई कि पहले केदारनाथ मंदिर कहीं से भी दिखता था, तो लोगों ने विरोध किया। पहले वो मंदिर बना, कितना करोड़ों लगा, एक्सक्यूज मी, उसके बाद उसको तोड़ा गया क्योंकि पंडा पुरोहितों ने विरोध कर दिया। उसके बाद जो आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति आई है वो छोटी मूर्ति भी हो सकती थी ना, बड़ा हेलीकॉप्टर होता है हमारा, उसमें जा सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े करके वो वहां ले गए, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों को नाराज कर रहा है। क्योंकि उनका मानना है कि भाई आप खंडित मूर्ति को हम लोग नहीं मानते सनातन धर्म में, तो अगर खंडित मूर्ति आप लेके आ रहे हो फिर उसको असेंबल करेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप धर्म के बारे में समझते नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ना केवल अधर्मी कहा गया, उनको झूठा, चोर, बहुत कुछ कहा गया वहां पे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, दो कारण है। एक तो जो मैंने पहले भी कारण कहा कि मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहां पे गए थे, उनको भेजा गया होगा ये देखने के लिए कि सब कुछ कैसा होगा, कितना विरोध होगा। मगर एक दूसरा कारण भी मुझे दिखता, मुझे क्या पता दोनों में से क्या कारण है। अब दूसरा कारण ये दिखता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। ये बोर्ड मोदी जी के कहने पे लाया गया था और मोदी जी आ रहे हैं 5 तारीख को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप जो देवस्थानम बोर्ड लाए जिस पर मुझे विरोध झेलना पड़ा है, वो लोग इस बोर्ड के कितने विरोधी हैं। क्योंकि जिस दिन वो आएंगे उस दिन तो सुरक्षा बहुत ही ज्यादा टाइट होगी, तो हो सकता है जो काले झंडे तैयार किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए और जो पिछली बार भी तैयार किए जा रहे थे जिसकी वजह से वे ऋषिकेश तक आके वापस चले गए, ये मैं बता रही हूं आपको क्योंकि मुझे वहीं से खबर है। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं ये समझना बड़ा जरूरी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या करने गए थे वहां पर ऐसे समय पे। क्या वो चेताना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी को कि आपने जो बोर्ड गठित किया है वो गलत है, या उनको भेजा गया था देखने के लिए कि वो उनका कितना विरोध होता है? तो दोनों ही इश्यूज है। जी उमा जी, आप सहमत है सुजाता जी की बात से? मैं
मैं सुनीता जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से कल अचानक ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी अपने लाव लश्कर के साथ वहां पर प्रकट हो गए केदारनाथ में, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आप लोग वहां पर क्या देखने के लिए गए थे। जब 5 तारीख को प्रधानमंत्री के आने का प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली वहां पर तैयारियां चल रही होंगी, उसके लिए आपका स्टाफ होगा, आपका जो दूसरे तमाम जो प्रधानमंत्री का जो एक अपना एक पर्सनल स्टाफ होता है वो आके यहाँ पर देखेगा। तो मुख्यमंत्री जी क्यों गए? साफ नजर आता है कि त्रिवेंद्र रावत जी जानबूझकर वहां पर गए हैं ये देखने के लिए कि देवस्थानम बोर्ड का कितना विरोध होता है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी तक जरूर पहुंच गई होगी। और मुझे लगता है कि मोदी जी अब अपने दौरे पर फिर से दोबारा एक बार विचार जरूर करेंगे। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का प्रश्न केदारनाथ मंदिर है, वहां पर अगर इस बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया का इस तरीके से विरोध हो रहा है तो आप लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके की लोगों को अपने सिर पर बैठाए हुए हैं। आप सिर्फ अडानी बंधुओं को, अडानी अंबानी बंधुओं को, मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि अनंत अंबानी जी को क्यों देवस्थानम बोर्ड में स्थान दिया गया। क्या आपके पास दूसरे लोग नहीं थे? साफ समझ में आता है कि जो हमारे जो 51 मंदिर है इनमें जो दान दक्षिणा आती है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकालकर सीधे अंबानी जी की जो तिजोरी है उसमें भरने का ये पूरा प्रयास था, इसलिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया। एक तरीके से देखा जाए तो चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे खाद्यान्न हो, हर जगह सिर्फ अडानी और अंबानी बंधुओं ने जिस तरीके से धीरे धीरे देश को कब्जे में ले लिया है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। और पूंजीपतियों के सामने हमारी सरकार पूरी तरह से घुटने टेक कर बैठी हुई है। ये देश के 1.25 अरब की जनता के साथ अन्याय है, इसको देश को देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद ये बोलेंगे कि हम लोग व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, अंबानी जी को तो हो सके। एक बार पहले भी इस तरह की डिबेट हुई थी, इसमें कहा गया था क्योंकि अनंत अंबानी वहां पर दान देते हैं तो दानदाता का नाम जो है उसमें बोर्ड में जरूर आना चाहिए। जी बिल्कुल उमा जी, यही एक क्लैरिफिकेशन ही है। अगर अनंत जी की बात होती है तो यही एक क्लैरिफिकेशन है। यही एक क्लैरिफिकेशन हमेशा आता है क्योंकि दान दाता है। अरे भाई, दान तो हजारों साल से हमारे यहाँ हिंदुओं ने इतनी धर्मशालाएं बनवाई, इतने प्याऊ बनवाए, इतने मंदिरों का निर्माण हमारे बड़े बड़े सेठों ने किया। और उन सेठों का कहीं एक नाम तक भी किसी मंदिर के सामने नहीं होता कि फलाना मंदिर फलाने सेठ ने बनाया या फलाने धर्मशाला फलाने सेठ ने बनाई। है हमारी सनातन संस्कृति का एकमात्र हिस्सा है जो हमारे सेठ हुआ करते। सेठ मतलब जो हमारा व्यापारी समाज जो था, वो व्यापारी समाज हमेशा से ही अपने धर्म की स्थापना करने के लिए इस तरह के कार्य करता था क्योंकि पैसा व्यापारी समाज के पास था। और वो जो ब्राह्मण समाज है उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करता था क्योंकि हमेशा से ही ब्राह्मण जो है वो शिक्षा में लगे रहे और उन्होंने इस तरह की कमाई के साधन नहीं ढूंढे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो व्यापारी समाज ने तो ये सब काम किए हैं, लेकिन ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि व्यापारी समाज के जो मुखिया है वो इस बोर्ड में भी शामिल है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर आप दान कर रहे हैं तो दान तो कहा जाता है ना कि एक हाथ से आप दान करते हैं तो दूसरे हाथ कोई पता नहीं होना चाहिए। यहाँ तो साक्षात बड़ा बता के दान किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो साफ इसका जवाब सुनीता जी देंगी। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है हमारे? सुनीता जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुलदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि आखिर अनंत अंबानी इस बोर्ड में शामिल क्यों हैं, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तीर्थ पुरोहितों के लिए कहा जा रहा था कि ये उनके फायदे के लिए है, उनके लाभ के लिए है और चारधाम के डेवलपमेंट के लिए है, तो ये तीर्थ पुरोहित क्या नहीं चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट किया जाए? आखिर वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें उनके विपरीत है या वहां उससे चीजों की खराबी हो सकती है। शायद यही वजह है कि वहां के तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करें। और ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है किसी को? आते हैं सुनीता जी आपके पास। कुलदीप जी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विपक्ष है उसके बिल्कुल सारे तीर निशाने पे लग रहे हैं जी। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत ने के साथ जो घटना केदारनाथ में घटी है जी, उसमें चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, इन दोनों की जो बातें हैं, इन दोनों जो तथ्य रखे हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं निशाने पर हैं। और ये पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में और ये महत्वपूर्ण है कि 4 दिन बाद जब प्रधानमंत्री ने यहाँ आना है और केदारनाथ को लेकर के प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव और दृष्टिकोण रहा है जो दिखा भी है, और बावजूद इसके
क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी तो 2014 में ही प्रधानमंत्री बन चुके थे, बावजूद इसके जो केदारनाथ की विधानसभा सीट है, जिस विधानसभा में केदारनाथ जी का मंदिर है, उसी विधानसभा में कांग्रेस की जीत होती है और वहां से भाजपा हार जाती है। ठीक। दूसरी बात आपने जो कही कि अनंत अंबानी को लेकर के, अनंत अंबानी की नियुक्ति का बोर्ड में होना, उनके उसको लेकर के, ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जितना आश्चर्य आप सभी को है, उतना आश्चर्य मीडिया को भी है कि इनकी नियुक्ति किस कारण हुई है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो कहा भी जा रहा है कि वो बहुत बड़े दानदाता हैं और बद्रीनाथ के विकास में, केदारनाथ के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वहां उन्होंने कई तकनीकी संसाधन जुटाए हैं, तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि सरकार ने उनको लेने का कार्य किया हो उसमें, बाकी और जो भी कारण रहे हों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश की भाजपा को और भाजपा सरकार दोनों को असहज स्थिति में डाल दिया है। 4 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री ने यहाँ आना हो, और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री केदारनाथ से ही अपने चुनावी उसकी शुरुआत करते हैं, और चाहे वो 2013-14 का चुनाव रहा हो, या उसके बाद तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, या 2017 का जब ये चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए जिसमें उत्तराखंड सहित 5-4 और राज्यों में भी थे। तो अभी भी अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के लिए 3 महीने का समय बाकी है आचार संहिता लगने को। और तो ऐसे में प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा था कि शायद वो यहाँ से यात्रा, उसकी चुनावी शुरुआत, घोषणाओं की शुरुआत करे, चुनाव की शुरुआत करे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम, लेकिन कुलदीप जी, अगर ये आज ट्रायल था तो ये बहुत ही खराब ट्रायल था और कहीं ना कहीं सरकार को चेत जाना चाहिए अब इससे। सुनीता जी, कुछ कहना चाह रही थी आप, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी देखिए, कुलदीप जी ने जिस प्रकार से कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनाव से पहले केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पूरे 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी 4 बार आ चुके हैं और ये उनका जो है 5वां दौरा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से सुनीता जी, आपने शायद मेरी बात को पूरे ढंग से नहीं सुना है। मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब भी केदारनाथ से चुनाव की शुरुआत करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा चुनाव के समय आते हैं, वो आते हैं, हमें भी जानकारी होती है। और कई बार आप जैसे नेताओं को हमारे माध्यम से जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री का दौरा संभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मत कहिए कि हमने कहा, ठीक है, वो आते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने पहले भी चाहे वो केंद्र लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, वो बाबा केदार का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। इस बार तो हरीश रावत जी भी उनसे पहले केदारनाथ जी का आशीर्वाद देने पहुंच गए और वहां से मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेके आ गए हैं वो। जी अभी मैं बोल लूं? जी सुनीता जी बोलिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप कब जवाब देंगी इन सवालों के। अंबानी जी की, जैसे यहाँ पे बार-बार अनंत जी की बात, अंबानी जी की हम बात करेंगे सुनीता जी, लेकिन उससे पहले आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में दर्शन करने क्यों गए थे? भाई केदारनाथ जी सबके भगवान जी हैं, त्रिवेंद्र जी नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई रोक नहीं, कोई बैन नहीं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि वो आज क्यों गए, विपक्ष सवाल पूछ रहा है सुनीता जी कि आज वो क्यों गए। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनका विरोध होगा? पंडा पुरोहित उनसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो देवस्थानम बोर्ड वही लेकर आए हैं, या ये ट्रायल था? विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायल था कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को आ रहे हैं? ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज जो है वहां पे दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। जी हमने पहले भी अपना भाजपा का जो स्टैंड है वो रखा है कि हम लोगों ने 4 धामों की आंतरिक व्यवस्था के लिए, पुनर्विकास के लिए और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो है ये बोर्ड का गठन किया था। अब रही बात कि हम लोग जो है अंबानी जी को क्यों जोड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़े दानवीर हैं और तमाम एनजीओ, बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे जैसे उमा बहन जी करी थी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दानदाता हुए, उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं। हंस फाउंडेशन हर बार बहुत ज्यादा दान देता है, उनके भी नाम होते हैं। प्रत्येक एनजीओ के, प्रत्येक अध्यक्षों के वहाँ पे नाम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे जो दान दे रहे हैं उनका कहीं पे कोई नहीं। अब रही बात जो कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसा है, त्रिवेंद्र जी के लिए वहां के पंडा पुरोहित हक हकूक द्वारा जो व्यक्त किया वही, क्योंकि वो पूरे से चाहते थे कि ये जो है बोर्ड में जो है हम लोग नहीं चाहिए। तो ये उसके बाद हम लोगों ने देखिए क्या डिसीजन किया था कि हमारी उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी, वहाँ पे तमाम इनके सदस्यों से भी जो वहाँ के मनोनीत हैं उनसे विचार लिए जाएंगे और जो भी संशोधन इसमें वो चाहते हैं उन्हीं के कहने पे किए जाएंगे। इसीलिए हमने सदस्यों को लिया भी। आप बताइए जो बैठते नहीं
मैं यहाँ पे बात रखना चाहती हूँ कि जो सदस्य बने आप उनको भी अपने चैनल के माध्यम से अगली बार जरूर ठीक है जोड़ें। सुनीता जी, आपके पास वापस आते हैं, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्दी वापस आते हैं आपसे, और भी यहाँ पर हम बात करेंगे, आपसे सवाल बहुत सारे पूछने, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात करें आज उत्तराखंड में एक बार फिर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें 30 अक्टूबर तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके विरोध में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ के साथ ही बाजार बंद कर दिए हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे सुजाता जी का रुख करेंगे। सुजाता जी, क्या कुछ कहना है आपको? जी देखिए, जब कोई पूजा पाठ करता है, वो कितना भी पैसा दे दे, क्या उसकी पूजा पाठ दूसरे पूजा पाठ से ज्यादा है? मतलब क्या तर्क है कि अनंत अंबानी को इसलिए लिया गया बोर्ड में क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो दान पुण्य करते हैं। तो दान पुण्य तो बहुत लोग करते हैं, मगर दिखा के थोड़ी करा जाता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सुनीता जी ने खुद डिफेंसिव होके जब इस बात को कहा है तो ये सच्चाई है। 2017 का चुनाव था, 2018 में 19 के चुनाव के पहले वो आए थे और फिर 2019 का
चुनाव जब खत्म हुआ तब वे केदारनाथ आए और बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में, उसके बाद अब तक ना आए। तो अब जो दूसरी बार वो आना चाह रहे, और जानते हैं ना आप सनातन धर्म को जानने वाले ये तो जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बहुत आसानी से मनाया जा सकता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जब नाराज हो जाते हैं तो वो होता है जो आज हम देख रहे हैं। अभी पहली बार उनको जाने नहीं दिया गया था 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। अब आप देख लीजिए वो 5 तारीख को आ रहे हैं और ये टेस्टिंग और ट्रायल में क्या हो रहा है। अब ये मुझे बता दे कि ये कमिटी क्यों बनाई? अगर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून अच्छा लेके आए तो कमिटी क्यों बना रहे हैं? क्यों तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पंडा पुरोहितों के साथ जो हुआ है वो गलत है, ये इसमें बिल्कुल सोच विचार करके इसे भंग किया जाएगा? क्या उन्होंने नहीं कहा था? और क्यों है कि पुष्कर सिंह धामी जो है रुद्रप्रयाग के जो रैली है उसके 2 दिन पहले बुला के पंडा पुरोहितों से उनका आंदोलन वापस करवाने की कोशिश करवाते हैं, लेकिन वो मात्र स्थगित होता है। क्यों? 30 अक्टूबर पार हो गया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब 30 अक्टूबर को इस बात को उठाया गया, और मैं आपको बता रही हूं कि इस बात को अभी फिर से उठाया पंडा पुरोहितों ने, उनकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जानी चाहिए। कोई नेता की आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए, उनकी आवाज। ठीक है सुजाता जी, इसका जवाब हम सुनीता जी से ले लेते हैं। सुनीता जी कुछ कहना भी चाहती है। सुनीता जी अपनी बात को पूरा कर सकती है आप? जी देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पे ये जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था, बिल्कुल सही बात है। और हमने यही कहा था कि जो भी हमारी तरफ से बन पाएगा और हम जो जिस पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हक हकूकदारियों की जो है बात सुनी जाएगी। और इसी वजह से हम लोगों ने उनके चारों धामों से जो है वो मेंबर्स भी बोर्ड में लिए गए। अब बोर्ड के मेंबर्स जो बने हैं, पहले तो उनको यहाँ पे होना चाहिए था आज, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होता। अब जो वहाँ के महामंत्री हैं या जो महापंचायत के वहाँ पे सदस्य हैं या जो हक हकूकदारी है, उनका ये कहना है कि सदस्य तो हमारी बात नहीं सुनते, अब पता नहीं वहां जाके क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, हमेशा बैठक में सदस्य होते हैं और कोई प्रेशर नहीं होता, सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और जब एक बात पर आके सबका जो सामंजस्य बनता है उस बात से आगे बात होती है। तो पिछली बार जब हमने वहां पे करोड़ों में वित्तीय संस्तुति दी थी, तब इन्हीं के द्वारा जो सुझाए गए सुझाव थे वो रखे गए और हमने वित्तीय संस्तुति प्रदान करी। आपने देखा कि ये कोरोना से चलते और तमाम जो प्रदेश के अंदर आपदाएं हो रही हैं, इनके चलते तो इस साल 4 धाम के दर्शन होना दुर्लभ थे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने हिम्मत दिखाई, राज्य सरकार ने तमाम अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं, वैक्सीनेशन, तमाम चीजें अपनी पक्की की और जनता को ये विश्वास दिलाया कि आप लोग दर्शन करें, हम लोग आपके साथ हैं। तमाम 4 धाम यात्रा का देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस में वहां पे समीक्षा कर रहे थे, रिकॉर्ड्स ले रहे थे और वहां की तमाम चीजों को खुद उन्होंने निगरानी किया है, कहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और उनका त्वरित जो है समाधान भी किया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये उच्च स्तरीय बैठक बनाई, कमेटी बनाई, और ध्यानी जी ने जो हाल में ही आपने देखा कि 1 हफ्ता हो गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और वो तमाम सदस्यों द्वारा सुझाए गए सुझावों के बाद ही जमा हुई है। दूसरी बात, अभी हमने सुना यहाँ पे महापंचायत के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि हमको नहीं पूछा गया और हमारे सदस्यों को जो है जबरदस्ती उसमें रखा जा रहा है। तो ये बात आपके सदस्य अपने मुंह से बोले, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी जो बात है, देखिए देवस्थानम बोर्ड गठन जब हुआ, देखिए सुनीता जी, यहाँ पर सिर्फ एक बात इतनी है कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आज जो ट्रायल हुआ वो तो हो ही गया है, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर पंडा पुरोहितों को आप खुश नहीं कर पाते, इस देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला नहीं ले पाते, तो इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बात तीर्थ पुरोहित लगातार आपको कह रहे हैं। तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड की। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड एक बार फिर से ये विषय उठ रहा है क्योंकि तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। आज गंगोत्री यमुनोत्री में पूजा पाठ बंद रहा, बाजार बंद रहे और 5 नवंबर को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है। हालांकि सरकार लगातार पंडा पुरोहितों को समझाने की कोशिश कर रही है और एक जो हाई कमेटी बनाई गई है उसमें जो परिणाम निकल कर आएंगे उसके आधार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाना है या उसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं, ये आगे सरकार तय करेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।